अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज शाम ये खबर आई कि इस्लामाबाद के पौश एरिया में तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन, उन पर एक निजी टीवी चैनल के बाहर हमला किया गया और उसके नतीजे में वो ज़ख्मी भी हुए हैं। उनके चेहरे पर जो है वो ज़ख्म आए। फिर इस वाक़े के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची और जो सूरत हाल देखी गई और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि 4 नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से जो है वो उन पर ये हमला किया गया है और तशद्दुद भी किया गया, जिसके बाद फिर पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। अब ज़ख्मी तो वो हो गए हैं, यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है, लेकिन अब जब तहकीकात होंगी तो ही पता चलेगा कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, कौन लोग थे और किस तरह से अब ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी। खैर, आगे चलते हैं और एक और अहम मामला जो है वो ये है कि इजाफी गंदम दरामद करने का जो बड़ा स्कैंडल था उसमें अब जिम्मेदारों का आखिरकार तयन हो गया है और वज़ीर आज़म ने कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि ये कार्रवाई फ़कत 4 सरकारी अफसरान तक ही महदूद है। जी हाँ, इसमें जो निगरां हुकूमत है उसके किसी भी जिम्मेदार को ना तो तलब किया गया, ना ही उनसे कोई तहकीकात की गई और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि निगरां हुकूमत को इस स्कैंडल में क्लीन चिट मिल गई है। सारी जिम्मेदारी जो है वो अफसरान पर डाल दी गई है। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात में मंजूरी दी गई है कि विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान हैं जिन्हें मुअत्तल किया जाएगा और उनके जो नाम सामने आए हैं उसमें साबिक विफाकी सेक्रेटरी हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ, जिनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। ज़राए का यह भी बताना है कि फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। जिम्मेदारों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। अब सवाल यह है कि 1 माह से ये तहकीकात जारी हैं, लेकिन निगरां दौरे हुकूमत के किसी भी बड़े अफसर को या किसी वज़ीर को तलब नहीं किया गया है। अब ये जो असल जिम्मेदार थे, क्या उनका तयन हो गया है? और फिर जो किसानों का इतना अरबों का नुकसान हुआ है, क्या उसका अजाला हो पाएगा? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा अहम मामला है, हुकूमत और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अदम इत्तेफाक और चेयरमैन PAC का जो ओहदा है अब वो पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद के शेर अफजल मरवत और शेख वकास अकरम का जो एक मामला था, जो नाम था, उस पर हमने देखा था कि एक क्लैश देखा गया था जिसका फ़ायदा यकीनन अब पीपल्स पार्टी को हो सकता है। अगर ये मामला हम देखें तो पोजीशन अब ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है कि चेयरमैन PAC का जो ओहदा है वो अब तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकता है। और अब ये भी बात बड़ी अहम है कि पहली बार जो है वो वोटिंग के ज़रिए ये ओहदा दिया जाएगा। साथ ही साथ आज अब हमने ये भी देखा कि सिंध असम्बली में और सेनेट में भी जो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला है इसकी आवाज़ गूंजती रही। शर्जील इनाम मेमन ने आज सिंध असम्बली में खिताब किया तो उनका ये कहना था कि 22 घंटे की लोड शेडिंग सिंध में और कराची में की जा रही है। आखिर इसके जिम्मेदारों का तयन कैसे होगा? जो लोग बिजली का बिल देते हैं और जो लोग बिजली का बिल नहीं भी देते हैं, सबको एक ही चक्की में पीस दिया गया है। तो ऐसे बयान तो सियासी जमातों की जानिब से सामने आते रहते हैं। लगता है ऐसा है कि दर्द तो सबको है कि आवाम में किस कदर अजाब में मुब्तला है, लेकिन करने को कोई कुछ तैयार नहीं है। और इसका मुमकिन हल क्या हो सकता है, कैसे लोड शेडिंग के अजाब से निमटा जा सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। गंदम दरामद का जो एक बड़ा स्कैंडल था उसमें अब आखिरकार जिम्मेदारों का तयन हो गया है और वज़ीर आज़म ने जो कार्रवाई है उसकी मंजूरी भी दे दी है। 4 अफसरान हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है। इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब सीनियर तजियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ ही देर बाद सर बुलंद खान PTI के रहनुमा भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। सबसे पहले राना साहब सवाल आपसे है, ये जो 4 अफसरान जिनका तयन किया गया है कि ये हैं असल जिम्मेदार, सब इनका किया धरा है, क्या निगरां हुकूमत का दामन बिल्कुल साफ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इंक्वायरी का ऑर्डर देना और फिर उसको थॉरोली ऑन ग्रास रूट उसका कंपैरिजन किया गया, फिर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट जो है, मैं समझता हूँ ये हक़ाइक़ पर मबनी है। इसके बावजूद अगर कोई अदरवाइज एविडेंस मिलती हैं
तो ये हरफ़े आखिर नहीं है, मज़ीद चीज़ों को शामिल किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का सीनियर्स ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जब आफ्टर इंक्वायरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद थी, डिक्लेयर हुई और उनको रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर करना हम्म। और फिर उस चीज का एहसास करना, मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। इससे इन फ्यूचर मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ और बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। जी। हाँ, नीड बेसिस पे होती है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होनी थी, तो जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक होती। हम्म। क्या ज़रूरत थी इतनी वाफ़र गंदम खरीद ली जाती कि जो हमारे पंजाब के गोदाम यानी हो, हर जगह पे गंदम राणा वाफ़र साहब, है। वही तो सवाल है ना, इन अफसरान ने क्या किसी से इजाजत ली होगी? मिकदार का तयन कितनी दरामद करनी है, क्यों दरामद करनी है, किसी की तो इजाजत ली होगी ना हुकूमती सतह पर, या जी, खुद जी, से फैसला कर लिया? मैं समझता हूँ कि उस वक़्त की केयर टेकर गवर्नमेंट जो फेडरल में थी या सूबों में थी, तो नीड बेसिस पे जो बात शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना हम्म। और मैं समझता हूँ बेलगाम घोड़े की तरह सब कुछ अपने आप को ही अक्ले कुल समझने का ही ये नतीजा है हम्म। कि जिससे मैं समझता हूँ कि आज हालात ये हुए कि हमें पंजाब में जो इंटर प्रोविंसेस एक बैन होता था, हमने उसको ओपन किया। हम्म। विद इन डिस्ट्रिक्ट बैन था, हमने उसको ओपन किया। ठीक है। इसके बावजूद सिर्फ आधा मिनट अगर आप देखेंगे तो 31 मई 2018 को जब हमारी गवर्नमेंट का टनोर खत्म हो रहा था, जी। तो शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं कैबिनेट मेंबर था। हमने तो उस वक्त भी पूरे पंजाब और जिम्मेदारों से एक एक दाना खरीदा था। तो आज मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जी। साहब का इस इशू को हम्म। टेकअप करना और फिर गंदम को 1.2 से 1.8 तक पास्को के जरिए ठीक है। खरीदारी करना, ये एक ऐसा स्टेप है सही। जिसको जिम्मेदारों ने सराहा है और इसकी जरूरत भी थी। हम तो मजीद करना चाहते हैं क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्शन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और कमेटी बनी और इंक्वायरी हुई, तो आज मैं समझता हूँ ठीक है राणा जिम्मेदारों साहब। का तयन करना ये भी इस गवर्नमेंट की कामयाबी है। सही है। अच्छा, बैरिस्टर आमिर साहब, आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है कि तयन हो गया कि असल में कौन जिम्मेदार है इतने बड़े स्कैंडल का, और क्या निगरान हुकूमत का इसमें कोई किरदार आपको नजर आता है? देखिए, जब तयन हुआ है तो अब उनकी जिम्मेदारों का तयन होगा तो पता चलेगा। ज़ाहिर है अगर फैसला निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है हम्म। तो ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पे आएगी। ऐसे फैसले कोई कामयाबी या नाकामी नहीं होते हैं। मैं हम्म। समझता हूँ कि ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि गुड गवर्नेंस का बुनियादी तकाज़ा ये है कि अगर कोई गलत फैसले हों तो उन्हें ठीक किया जाए, और गलत फैसलों की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो जो भी उसके कल्प्रेट्स हैं उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतना घिनौना जुर्म है, और वो जुर्म इस तरह है कि पाकिस्तान के किसान जो अपनी मेहनत से, और ये एक बड़ी क्रॉप होती है, फसल होती है साल की गंदम की, हम्म। और जब वो अपनी तैयारी पे, और एक वक्त था कि उनका ये बेहतरीन वक्त होता है पंजाब में, सिंध में, और आपको पता है ये कटाई का मौसम, हाँ। और उसके बाद उनका ये पूरे साल की आमदनी का वक्त होता है। लेकिन इस वक्त इस तरह के हालात हुए पड़े हैं कि वाफर गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली गई है, इसके बावजूद कि मुल्क में एक बेहतरीन गंदम की फसल आ रही थी, जिसकी वजह से अब किसान बड़े परेशान हैं और बहरानों का शिकार है। और अगर उन्होंने एक पूरा साल एक फसल के लिए जद्दोजहद भी करते हैं, सरमाया भी लगाते हैं, मेहनत भी होती है, और उन्हें उसके समरात ना मिले तो उनके हालात क्या होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि जिससे सिर्फ ना सिर्फ किसान मुतासर होते हैं, आपकी जी। ज़राअत जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, हम कहने हम्म। के लिए तो समझते हैं, लेकिन ये हकीकत में आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की और हड्डी, अगर बेशक। आप उनके साथ ये सलूक करेंगे कि उन बेचारों को गंदम को बेचने के लिए दर दर ठोकरें खाना पड़े, हम्म। और उनकी कीमत उन्हें जो उनका हक बनता है वो ना मिले,
तो ये उस हुकूमत की जिसने ये फैसला किया था जी। नाकामी है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाहिए और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो इनके दुखों का मुदावा करें। ठीक मैं है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बड़ी जी। ज़रूरी है। मोहतरमा के दौर में 90s में आलू की फसल बहुत ज़्यादा हो गई और आलू गल सड़ रहे थे। तो बीबी ने कैबिनेट में ये फैसला किया कि फौरी तौर पे आप चाहे आलू आपको समंदर बुर्द करने पड़े, आप फौरी तौर पे किसानों से उनकी मुनासिब कीमत में खरीदें ताकि उनकी मेहनत का अजर मिले और हुकूमत इसका नुकसान उठाए। तो आज तो गंदम कोई गलती सड़ती भी नहीं है। अगर हुकूमत इसे स्टोर करे और आवाम को सब्सिडाइज कल को आटा और गंदम फराहम करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। इसमें किसानों को बिल्कुल भी इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। सही है, ठीक है। अच्छा वक़ार साहब, जब से ये स्कैंडल सामने आया है, गंदम दरामद का स्कैंडल, तो जो तहकीकात जब से शुरू हुई हैं, आप क्या समझते हैं सही समत में आगे बढ़ रही हैं, शफ़ाफ़ तहकीकात हो रही हैं? फिर अब जो ये नतीजा निकला है कि 4 अफ़सरान हैं जिन्होंने गफलत बरती और उनकी उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो आपको लगता है कि ये सही चल रही हैं तहकीकात और जो नुकसान किसानों का हो गया, उनका अज़ाला कैसे होगा? देखें जी, जो आमिर साहब बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड, ये एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि बहुत बड़ा नुकसान किया गया, जो कल्प्रिट्स को करार वाक़ई सज़ाएँ देनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक़्त जो मौजूदा शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेप था और इसमें जो तहकीकात की गई, इनको एप्रिशिएट और एंडोर्स करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि हमने बहुत सारी इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ देखी, बहुत सारे कमीशंस देखे, कमीशन की रिपोर्ट को सर्टेन करने के लिए फर्दर कमीशन बनाए गए, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कोई नतीजा किए बगैर कमीशन अपनी मौत खुद मर गया। अब चूंकि अफसरान के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल दी गई है, 4 लोग जो कल्प्रिट्स को करार वाक़ई सज़ाएँ देनी चाहिए। सिर्फ यही इस चीज़ का हक नहीं है कि अगर कोई शख्स कोई तरह की कौमी सतह की कोई मिस्टेक करता है, नेग्लिजेंस करता है, किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है, जिसपे पूरी कौम को जिसका जो हमेयाजा भुगतना पड़ता है, तो आप वक़्ती तौर पे सज़ाएँ दें, बल्कि आइंदा आने वाले वक़्त के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक मिसाल सेट करें कि ब्यूरोक्रेसी से, हमारे सियासतदानों की गलती से अगर किसानों को, हारियों को, मज़दूरों को या जो भी मेहनत कश है उनको किसी किस्म का जो सेटबैक फेस करना पड़े, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या जो हमारी सूबाई हुकूमतें उनके आनी हाथों से नंबर जमा होता है कि आइंदा आने वाले वक्त से हम इन तमाम मसाइल से, ये मसाइब से पाकिस्तान की कौम को, स्पेशली इस मेहनत कश तबके को बचा सके। तो मैं ये जी। समझता हूँ ये तहकीकात जितनी तेज़ी से आगे बढ़ाई गई, एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस और गवर्नमेंट को बहुत सारे क्राइसिस का सामना है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि हमें एप्रिशिएट करना चाहिए मौजूदा गवर्नमेंट के स्टेप को और एहतसाब के अमल को। जब तक आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाएँगे, बिल्कुल। चाहे वो निगरान सेटअप हो या इससे पहले का सेटअप हो, किसी भी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर तो इनके पास सिग्नेटरी अथॉरिटी है, अगर ये लोग जो है इन टोटल इन चीज़ों को देख रहे हैं और इनकी नेग्लिजेंस से अवाम को जी सफ़र वक़ार करना साहब। पड़ा है या लोगों को सफ़र करना पड़ा है, तो मेरे ख़्याल में इन लोगों के खिलाफ भी गहरा तंग किया जाए ताकि एक प्रेसिडेंट बनाया जा बिल्कुल, सके। तहकीकात तेज़ी से आगे बढ़ें और जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ हों ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे ना हो सके। प्रोग्राम में हमें पीटीआई के रहनुमा सर गुलाम खान साहब ने भी हमें जॉइन किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जो गंदम का स्कैंडल हमने देखा था, बड़ा स्कैंडल सामने आया था, अब उसमें ज़िम्मेदारों का तयन हो गया है। 4 अफसरान हैं जिन पे कहा गया है कि गफलत उनकी जानिब से की गई है। पीटीआई की इस केस में क्या डिमांड है इस स्कैंडल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये 4 नहीं हैं, ये इनके पीछे बड़े हाथ, और ये हमें लगता है कि ये इनको सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन हाथों को भी तलाश करने की ज़रूरत है। इतने बड़े फैसले ये 4 लोग नहीं कर सकते। अरबों रुपए के ये एक स्कैंडल है जी। और इसमें कौम की पूरे पाकिस्तान की जितने भी किसान हैं उनके बहुत बड़ा स्टेक है। किसान ख्वार हो रहे रोडों पर, और पाकिस्तान की जो मईशत है एक मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी है हमारी जो ज़राअत की कोई सनत शक है, नहीं, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हमें बजाय अपने जो किसान भाई हैं उनको सहूलत देने के, अगर हम इस तरीके के ब्लेंडर्स मारेंगे जो मुसलसल मारे जा रहे हैं, और बिलखुसूस में पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा जो नेग्लिजेंसी की है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ये इसमें सीएम भी ज़िम्मेदार है, इसमें बहुत सारे लोग ज़िम्मेदार हैं जो उन्होंने मौजूदा सीएम, और इसमें वो उन्होंने ख़ुद कहा है, जो इनके जो एक मिनिस्टर हैं अब्बासी साहब जो थे, हनीफ अब्बासी साहब, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है कि ये इसमें बहुत बड़े हाथ है और इसमें ये करप्शन की गई। अनारुल हक काकड़ साहब ने जवाब में कहा कि अगर हमने फॉर्म 47 को खोला तो फिर आप मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। तो ये इनके मिनिस्टर्स
इस बात को खुद एडमिट कर रहे हैं कि इसमें हमारे लोग ही मुलविस हैं। तो ये एक चार्जशीट इनके ख़िलाफ़ खुद बनती है। दूसरी बात है कि सिंध हुकूमत भी यहाँ पर इस तरह के नेग्लिजेंसी कर रही है, जो इनके यहाँ बोरों के अंदर से मिट्टी और कचरा रेत निकल रही है। अरबों रुपए की जो है वो गंदम चोरी यहाँ सिंध में भी हुई। जो उन्होंने रिज़र्व करके रखे थे बोरे गंदम, वो सारे चूहे खा गए। इन द रिपोर्ट ये अभी आ गई अरबों रुपए की। तो ये अरबों रुपए के जो गंदम अगर चूहे खा गए तो फिर ये क्या कर रहे थे? अरबों रुपए इनको सिक्योर करने के ठेके भी दिए जाते हैं। ये जो गंदम है उसको सेव करने के लिए अरबों रुपए के ठेके भी दिए जाते हैं, और पर जो है स्क्वायर फीट या पर आवर के हिसाब से इन्होंने बड़े बड़े गोडाउन खरीदे। तो फिर वो किस चीज़ के हैं? उनके ऊपर इतने स्टाफ है, वो किस बात के लिए बैठा है? गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा पड़ा है और इनके जेबें भरने का जो है वो नाम नहीं ले रही है। दुबई लीक्स के अंदर आप देखिए, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। दुबई लीक्स में किस किस के नाम आए, पनामा लीक्स में किसके नाम आए, डान लीक्स में किसके नाम आए? ये नाम ही इन्हीं के आ रहे हैं बार बार। क्यों आ रहे हैं इनके बार बार? सवाल तो ये भी बनता है ना, इस कौम ये सवाल कर रही है कि बार बार इनके नाम क्यों आ रहे? डान लीक्स में नवाज शरीफ उनकी फैमिली के नाम, जरदारी उनकी फैमिली के नाम, बहुत सारे लोग, इवन वाडा साहब का भी नाम निकल आया, अनवर हक साहब का भी नाम निकल आया। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम है, बड़े बड़े नाम है। मैं समझता हूँ कि डांग लीग्स पे भी एक कमीशन बनना चाहिए और इस पे भी तहकीकात करनी चाहिए कि पैसा पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के लोग अपना पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं रखते, क्यों बाहर लेके जाते हैं ये? लेकिन सर पहले इस मामले की तो तहकीकात हो जाए, इस पे तो हमारे किसानों का नुकसान हो। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कहता हूँ इन लोगों को करार वाकई सजा, ऐसी सजा दी जाए कि इसका एग्जाम्पल जो मेरे भाई ने बात की प्रेसिडेंट सेट हो, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन कौन लोग है वो आहनी हाथों को भी पकड़ने की बड़ी मछलियों पे भी बड़ी मछलियों पे हाथ डालेगा तो तब कहानी बनेगी, वरना इस तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं। आटे की कीमत कहाँ पहुंची हुई है और मुल्क में जो गंदम है वो रुल रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हुकूमत और सिंध इत्तेहाद काउंसिल में अदम इत्तेफाक हुआ है और चेयरमैन पीएसी का जो ओहदा है वो अभी तक पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और वफाकी हुकूमत में इत्तेफाक नहीं हो सका है और इसका फ़ायदा हमें पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि शायद उनके पास ये ओहदा चला जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि बाकायदा वोटिंग के ज़रिए जो है वो ये चेयरमैनशिप दी जाएगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। राना अशरफ साहब, ऐसा इस बार क्यों हो रहा है कि बाकायदा वोटिंग के ज़रिए जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा और अभी तक इत्तेफाक क्यों नहीं हो पाया है हुकूमत में और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में? जी बिल्कुल, मैं आता हूँ, सिर्फ आधा मिनट मैं ये लूंगा। मैं समझता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा में कौमी दौलत को लूटा जा रहा है और वहाँ ये तीसरा टर्नओवर है पीटीआई का, तो वहाँ जो स्मगलिंग होती है उससे अरबों रुपए पाकिस्तान का भी नुकसान होता है, फार्मर का भी नुकसान होता है। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट अगर पंजाब ने ये जिम्मेदारी है तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स की है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो शहबाज साहब ने फैसला किया मियां नवाज साहब की डायरेक्शन के बाद कि पास्को का जो हमने 8-10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदनी थी, तो हमने 18 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया, खरीद रहे हैं और जिम्मेदार को किसान कार्ड के जरिए सब्सिडी दे रहे हैं। काश ये मुझे बताते कि 2018 में जो खैबर पख्तूनख्वा में 2 अरब दरख्त लगने थे तो वहां 8 से 10 अरब कौमी खजाने से लूटा गया। फिर वहां पर एक इंसाफ कमीशन था तो उसको ताला लगा दिया गया और फिर बिलियन ट्रीज से लेकर आगे फिर अगर हम तो 90 अरब में 3 मेट्रो बस चलाते हैं, लाहौर, पिंडी और मुल्तान, और ये 125 अरब में पिशावर मेट्रो बस चला के बिड़ा घर करते हैं। ये हकायक बड़े वाज़े हैं। तो अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद की जो बुनियाद है, ये रेत की फाउंडेशन पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा खोखला नारा और बिल्डिंग है जिसकी बुनियाद ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद जो खुद उनके चेयरमैन
दूसरी पार्टी से इलेक्ट होते हैं, उनकी अपनी एक सीट नहीं, तो ये अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। जिस तरह पीटीआई ने तो कहा राणा था साहब, क्या इनको आप तो अपोजिशन नहीं मानते? ये तो इनका हक है ना कि ये ओहदा इनको दिया जाए। नहीं, मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट का बड़ापन है। अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएंगे, तो 25 जुलाई 2018 को जो आरटीएम सिस्टम की अपनी नींद के नतीजे में मसलत हुई थी गवर्नमेंट, पंजाब में हमजा शबाशी अपोजिशन लीडर थे और उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन इन लोगों ने नहीं लगाया था। ये तो ठीक है। हमारी रवायात है, ये तो हमारा बड़ापन है। जैसे जैसे 2013 में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक तो है। फजलुर रहमान साहब की नाराजगी के बावजूद हमने इनको मौका दिया था कि वहां गवर्नमेंट ये बनाए, ठीक है। खैर पख्तूनख्वा में डिलीवर करें। लेकिन मैं समझता हूं कि तमाम डिपार्टमेंट्स का बेड़ागर करना, ठीक ये है। इनका वसीला रहा है, इल्जामात लगाना, खुद नहीं कुछ करते। खुद खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में है, प्रोटोकॉल ले रहे हैं और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, करते भी रहे हैं। आज बात करते हैं तनकीद की, खुद ठीक है। डिलीवर नहीं करेंगे, ना करना चाहते हैं, यही इनका एजेंडा है। यही मैं समझता हूं कि ये रवायात के उल्ट सब कुछ करते हैं, ठीक रिलीफ है। भी लेते हैं अदालतों से और मरकज से फंड भी लेते हैं सही। और फिर इल्जामात और बहतान भी लगाते हैं। लेकिन ठीक है। हमारी कोशिश है कि हम अपोजिशन को फैसिलिटेट करें, लेकिन क्योंकि ये बार जी बार राणा साहब। कभी मुरव्वत साहब को चेयरमैन के लिए अनाउंस करते हैं, ठीक ये है। इनका विद इन पार्टी डिसीजन नहीं हो रहा, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं। हम तो ठीक समझते है, हैं चलें, कि ये आपस में इसमें फैसला पीपल्स करें पार्टी का मौक़िफ़ और भी ये लेते हैं। पॉइंट ऑफ रोल प्ले करें। राणा साहब, लेकिन ये पीपल्स पार्टी करना का नहीं मौक़िफ़ चाहते। लेते हैं। आमिर साहब, बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी फ़ायदे में नज़र आ रही है। उन दोनों की जो एक क्लैश है या मामला उनसे जो हल नहीं हो पा रहा है, उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ओहदा आपके पास जाता है, जिसका मुमकिन इम्कान है, तो कौन सा नाम हो सकता है? देखिए, ये कोई फायदे की बात नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे तो इसी को ओहदा मिले। हम तो नहीं, हम तो इन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप भी दे रहे थे, इन्हें हम हुकूमत दे रहे थे। अब कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले जिनका मकसद मुल्क के अंदर फसाद फिलर्ज हो, जिनका काम पार्लियामेंट के अंदर दंगा फसाद और उसे मछली मंडी बनाना हो, बद तहजीबी करना हो। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं, जितनी देर से भी असेंबलियां हैं, 40-50 साल रही हैं जितनी भी हमारी असेंबलीज, क्या इस किस्म की गुफ्तगू होती है जो ये लोग कर रहे हैं? जो स्टफ ये पार्लियामेंट के अंदर लेके आए हैं और जो हरकतें ये करते हैं, ना किसी का एहतराम, ना कोई बात। अच्छा, ये गवर्नमेंट में थे तो तब भी ये वाहिद जमात है जो गवर्नमेंट में होके भी वोटिंग करती थी और ये अपोजिशन में भी वोटिंग करती है। अब कोई पार्लियामेंट के बारे में, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी सीरियस ना हो, उसकी कमिटीज में भी सीरियस ना हो, आपस में इनके फूट पड़ी हो, हर बंदा ही इनका उम्मीदवार है, तो पार्लियामेंट ने आगे बढ़ना है, कमिटीज ने आगे चलना है। तो फिर जो पार्टी होगी, जाहिर है गवर्नमेंट में जो पार्टी नहीं होगी उन्हें ये ओहदा दिया जाएगा। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी एतमाद का इजहार करती है, तो हम हमारे पास तो हमेशा हम रीजनेबल लोगों को लेके आते हैं जो उसका अहल हो। तो इंशाल्लाह पार्टी में बहुत से लोग हैं, ये फैसला क़यादत करेगी अगर ये हमारे तक आया। लेकिन हमें अच्छा, हमारी अभी भी ख्वाहिश ये है कि खुदा के लिए ये सीरियस रोल प्ले करें। ये लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं, क्या तनख्वाहें नारे लगाने की लेते हैं? तनख्वाह ये हुकूमत से ले रहे हैं, नारा ये इमरान खान का लगा रहे हैं। तनख्वाह ये अवामी मसाइल के हल के लिए ले रहे हैं और ये बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला करते हैं। एक बात मुझे और कर लेने दें, ये मेरे भाई ने भी फरमाया, ये डॉन लीक्स और फराना ये ढिठाई में बोले जाते हैं। अभी ये जो दुबई लीक्स की बात कर रहे हैं, उसमें तो मोहतरमा का घर कोई किसी से ढका छुपा है। जब जलावतन किया गया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दुबई में घर था, वही उनके बच्चे वहां पे रह रहे हैं, कोई छुपा नहीं है, डिक्लेयर्ड है। अच्छा, ये पिंकी पीरनी और इमरान खान की जो फ्रंट लेडी है, वो जो गोगी, ये जो गोगी पिंकी नेक्सस है, गोगी का नाम नहीं लेते, सारा पैसा लेके दौड़ गया वो जुल्फी बुखारी इंग्लैंड में और जाके इमरान खान के बच्चों को दे रहा है। इमरान की बीवियां बाहर रहे, आमिर साहब, गुफ्तगू किसी और जाने जा रही है। एक चीज आप मुझे और बताइएगा कि सिंध में जा रही, उन्होंने ये बात की है, हम इनकी कब तक सुने? जवाब नहीं देंगे तो इनके हौसले बढ़ते हैं। पहले ये जवाब दें कि सबसे बड़ा एहसास बच्चे होते हैं। इमरान खान के बच्चे भी बाहर हैं, उसकी बीवियां भी बाहर हैं, इमरान खान के असासे भी बाहर हैं, इमरान खान के वजीर भी बाहर हैं, इमरान खान के मुफादात भी बाहर हैं।
इमरान खान के ठीक है। सपोर्टर भी बाहर हैं सही और है। इमरान खान के फाइनेंसर भी बाहर हैं। तो पाकिस्तान में वो फसाद पिलर्स के लिए बैठा हुआ है बस। ठीक है, चलें आप हमें बताइएगा बुलंद साहब, अब आपने यकीनन गुफ्तगू सुन भी ली है, क्या इस चीज़ का नुकसान हुआ है तहरीक इंसाफ को के साथ ना बैठने का, बातचीत ना करने का? अगर बैठ के, जैसे कि अभी आमिर साहब कह रहे हैं कि अगर बैठ जाते साथ बातचीत कर लेते तो ये ओहदा आपको मिलता। ठीक है, हमारा तो फ़लसफ़ा ही क्लियर है, हम मुकमुका की सियासत ही नहीं कर रहे हैं। इनका तो कोई नज़रिया नहीं है, ये तो गिव एंड टेक वाली बात है, एक सिक्के के दो रुख हैं इनके। आप इनकी सियासत उठा के देख ले, नवाज शरीफ इनके पेट फाड़ के इनसे पैसे निकालने वाले थे, शहबाज शरीफ जरदारी साहब को सड़कों पे घसीट रहे थे, और ये नवाज शरीफ साहब को सड़कों पे घसीटने वाले थे। क्या हुआ? इनका कोई नज़रिया नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, ये हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ है। अभी इन्होंने खुद कहा कि हम हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे, किसने आपको दी, किसके कहने पे लिए? आपके पास तो 18 सीटें नहीं है, आप इतनी बात कर रहे हैं। आप कह रहे डान लीग्स में नाम नहीं है या दुबई लीग्स में नहीं है, क्यों आए आपके नाम? बार बार आपके नाम क्यों आ रहे हैं? कौम को जवाब दे, कहाँ से पैसा आ रहा है? अरबों रुपए की आप बिलावल जो है हाउस बना रहे हैं, कराची में, लाहौर में, पंजाब में, जगह जगह बना रहे हैं, जेर ज़मीन आप बंकर खोद रहे हैं, बड़े अरबों खरबों रुपए की जायदादें बन रही हैं। कौन सी फैक्ट्रियां लगी है, क्या लगी है आपके पास? चूहे आपके तो सारे गंदुम खा जाते हैं। लेकिन ये नाम जवाब तो है नहीं आपके तहरीक-ए-इंसाफ पास। से ताल्लुक रखने वाले लोगों के भी आए ना, शेरफ जलमत का मैं नाम जरा आया, इन्हें जवाब सलाउद्दीन का दे नाम दूं। नहीं, आया। मैं अगर ऐसी बात होगी तो मैं आपको ही बात नहीं करने दूंगा। मैंने पूरा सुना आपका। बात ये है, आपने बात कहा ना कि नहीं जवाब मैं देना, तो मैं नहीं जवाब नहीं है देना चाह जवाब। रहा हूं। देखो आमिर आपने साहब, अपनी लेते बारी हैं में आपसे। जवाब आपने देते हैं अपने आपसे। बारी में ज़रूर दीजिएगा, मैंने आपको रोका नहीं है। बात ये है कि इनके तो नाम ही इन्हीं के आते हैं। आप मुझे बताएं, अयान अली कौन थी, अनवर मजीद कौन था, ओमनी ग्रुप कहाँ से आया? इनके सारे लोग करप्शन के केसेस में बंद नहीं थे। ये तो करप्शन के मुजद्दिद हैं। सिंध हुकूमत में आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, कागज़ों में अरबों करबों की इनके जो डेवलपमेंट फंड है, आप देखें सड़कों का हाल, आप हॉस्पिटल जाके घूमें, आप 2-4 हॉस्पिटल, 1-2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल थोड़े बेहतर कदर, उसके अलावा आप पूरे सिंध चले जाए, पूरे कराची के मुजाफाती इलाकों में चले जाए, सही। सिंध का बहुत बुरा हाल है, कचरा का ढेर बना हुआ था। ये तो अल्लाह के फजल से जो कुछ हमारी हुकूमत आई तो हमने सही। कोई डेवलपमेंट के काम किए यहाँ पर। ठीक है। हमने कराची का बहुत सारा हमने काम संभाला। जब इनके दौरे में था तो सिंध पानी की, अभी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। ठीक है, बिजली यहाँ नहीं है, सड़कों का जाल नहीं है, कचरा के ढेर लेकिन बने ये हुए हैं। ओहदा आपके हाथ से निकल गया। जी, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो एक ओहदा था, ये तो तहरीक इंसाफ के हाथ से पब्लिक चला गया, अकाउंट लेकिन कमेटी नुकसान का तो इनकी नीयत ही खराब नियत है। देना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, इनकी अच्छा। नीयत ही खराब है। ये हमसे इतने डरते वो तो कह रहे हैं कि बैठे बात करें तो मिल जाएगा। देखिए मैडम, मुझे आप ये बताएं, रिजर्व सीट किसका हक होता है? ये उस पार्टी का जो नशिस्तें लेके आते हैं उसके तनासुब से उसको दी जाती ठीक है। है, चलिए। या हमारी रिजर्व सीट नहीं दे सकते, ठीक या है। हमें कहीं देखना गवारा नहीं कर सकते, सही। हजम ही नहीं कर सकते। ये जमहूरियत दिखावा है, ये असल में डिक्टेटरशिप की पैदावार है सारी। ठीक है, लेकिन ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन का था ना, रिजर्व इलेक्शन सीट्स का। कमीशन वकास का साहब था, से- लेकिन इन्होंने भी जमहूरियत का थोड़ा तकद्दुस का ठीक ख्याल है। रखना चाहिए था। सही। अच्छा, इन्होंने नहीं वकास साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के हवाले से हमारा कानून क्या कहता है, किसका ये हक है, और अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल रही, यानी ऑपोजिशन को नहीं मिल रही, तो क्या ये किसी और सियासी जमात के पास भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल में बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जो तमाम जितनी भी तीनों पैनलिस्ट की आपने बात सुनी, दी क्रस्ट ऑफ द स्टोरी इज डेट, कि अगर तहरीक इंसाफ अभी भी तमाम चीज़ों पर डेलीब्रेशन करके आगे बढ़े तो शायद मामला बेहतर तरीके से चले। खान साहब जो है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनकी हुकूमत घर गई तो उसके बाद भी अपोजिशन में बैठते, इस्तीफे ना देते, असम्बली ना डिजॉल्व करते, 9 मई ना होती तो हालात इस नहज पे ना आते। आज भी अगर पब्लिक फिर यही असम्बलियों के लिए इन्होंने कंटेस्ट किया और फिर इन्हीं असम्बलियों में वापस नशिस्तों पे बैठे, तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपकी हुकूमत घर गई थी तो आप उस वक्त अपोजिशन में बैठते, और जो मुश्किल तरीन वक्त गुजारा था नून लीग की हुकूमत ने 18 माह का, जिसमें महंगाई जो 8वें आसमान पे चली गई थी और सारी की सारी चीज़ें जो इन्फ्लेशन का शिकार हो गई, तो पाकिस्तान की अकालमी जो थी वो तितर बितर होकर रह गई, तो शायद उस वक्त भी ये सारी चीज़ों का बेनिफिट था वो खान साहब को होता। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे अग्रेसिव फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि डेलीब्रेशन के साथ, तफक्कुर के साथ, तदब्बुर के साथ, तहम्मुल के साथ, तवाज़ुन के साथ सोच के आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये भी एक इस तरह का होता था कि शायद जिस पे ये डेलीब्रेशन करते और ऐसे नाम देते जो फाहम तफहीम से आगे बढ़ते, तो असम्बली जितनी देर तक एग्जिस्ट करती है और जब तक इनके केसेस खत्म नहीं होते और जब तक ये फ्री नहीं होते इन तमाम चीज़ों से,
तो अल्टीमेटली असम्बली को चलते रहे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए, मफादात के लिए। तो अगर आप इस तरह की सियासत करेंगे तो जी। फिर ये सारी की सारी चीज़ें किसी और की झोली में ही डाली जाएंगी। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बड़ा अहम तरीन मसला, और वो है अवामी मसला के लोड शेडिंग। पूरे पाकिस्तान में घंटों की लोड शेडिंग हो रही है जिसने आवाम का दिमाग ख़राब करके रख दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से सिर्फ ज़बानी दावे किए जा रहे हैं। इसका हल क्या है और किस तरह से हुकूमत इक़दाम उठा रही है? क्या हुकूमत सीरियस भी है इस मामले को हल करने के लिए? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमने देखा कि सेनेट में भी और असम्बली में भी लोड शेडिंग का जो मौजू था उस पर बहस होती रही। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी आज बड़ी खुलकर इस पर बहस की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो लोग जो बिल देते हैं और जो बिल नहीं देते हैं सबको एक ही चक्की में पीस दिया गया है। आखिर इस मसले का किस तरह से हल निकाला जाएगा? सर बुलंद साहब, आप क्या समझते हैं? लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है जिसने मतलब मईशत को तो नुकसान पहुँचाया, एक आम आदमी की ज़िंदगी को भी अजीरन करके रख दिया। हुकूमत जो इकदाम करी, आपको लगता है कि कुछ बेहतर होंगे या संजीदा है हुकूमत? आज इस इशू पे सिंध असम्बली में इजलास में मैंने खुद अपनी स्पीच में ये बात कही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, लेकिन वो तो नहीं दे सके। 18वीं तरमीम में आपको रुकावट है नहीं। कम से कम जो सब्सिडी आप दे सकते हैं हमारे सोलर पैनल प्लेट्स के ऊपर, वो आप दे, सस्ता करें, मजीद सस्ता करें। तो उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, उल्टा उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो ये भी छीनना चाह रहे हैं एक सहूलत जो सस्ती मिल रही है। और ये कुदरत ने, अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये बिजली हमें गरीब आदमी को दे रहे हैं, वो भी ये छीनना चाह रहे हैं। हवा पे भी टैक्स ना लगा लें, हम तो इससे भी डर रहे हैं क्योंकि ये IMF के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई रेवेन्यू करने का वो एक है नहीं। इस गर्मी में आप सोचें कि इंसान आज छाँव में नहीं बैठ सकता, पंखे की जो हवा है वो आग लग रही है। इनको बिजली देने के लिए है, बिजली भी काफ़ी मकदार में, ये नहीं कि ये नहीं है, लेकिन ये देने की नीयत ही नहीं इनकी। सिंध में, देहातों में, शहरों में आप बिलीव करें लोग हीट व्यू से मर रहे हैं, और उसके साथ साथ बच्चे इस गर्मी में इम्तिहान जिस तरीके से उन्होंने, कई बच्चियां हमारी बेहोश हो गई। बड़ा अहम है तफरीक, जो बिल देता है और जो नहीं देता वो सब एक ही कतार में करें। ये तफरीक एक कतार में ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई तो तरीका होना चाहिए, कोई तो तरीका होना चाहिए। ये के इलेक्ट्रिक जब KEC था और उसको जब प्राइवेटाइज किया जा रहा था आज से 18 साल पहले, तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल था। उस वक्त ये कहा गया था, मुआहदे में लिखा गया है कि नई बिजली प्रोड्यूस करेंगे कराची के इलेक्ट्रिक, लेकिन ये बजाय प्रोड्यूस करने के अरबों खरबों रुपए, अब तक सब 137 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी ले चुके हैं हमसे, और बिजली देने के लिए है नहीं। तो सब इतनी धुआंधार तकरीरों का फायदा क्या है? 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। आज मैंने मुतालबा किया है अपनी असम्बली से कि ये तकारीर से कोई फायदा नहीं। हम यहाँ से करारदाद पास करना है, बिल पास करना है, या CM साहब को बुलाएं, वो आए नहीं थे आज हाउस में, वो एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं ताकि ये जो सोलर सिस्टम है इसके जरिए भी गरीब लोगों को स्टैंड लेने जा रही है इस पर। PTI बिल्कुल खड़ी है, अपने अवाम के साथ खड़ी है। हमने असम्बली में पुरजोर आज आवाज़ उठाई है। हमने कहा ये तकारीर का नहीं है कि इलेक्ट्रिक खराब है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप दें। आपने 300 यूनिट का कहा है। बिलखुसूस मैं जिस हल्के से हूँ, मैं आपको बताऊँ, बल्दिया टाउन जो है 14 घंटे लोड शेडिंग है। रात के 10-11 बजे के बाद लाइट जाती है, 3 बजे आती है। सुबह लोग डिप्टी पे नहीं जा सकते। सोलो प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। वही सवाल अभी उठाया है सरबुलंद साहब ने, कहाँ से देंगे और कैसे देंगे? नाम तो सरबुलंद है, लेकिन ये जहाँ पे सिर निगू हैं वहाँ से सिवाय बद्दुआ के कुछ नहीं आता। ये ना किसी की तारीफ कर सकते हैं, ना पॉजिटिव बात कर सकते हैं। जिस जमात में है ये वहाँ का वतीरा है। पहली बात है कि अगर हमारी मरकजी हुकूमत होती तो हम पूरे पाकिस्तान में करते। अब मरकजी हुकूमत नहीं है, सिंध में है, तो सिंध में है। इंशाल्लाह ताला इस मंसूबे के ऊपर भी अमल होगा। पावर्टी रिडक्शन है, मजदूर कार्ड है, किसान कार्ड है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन को बेहतर करना है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में किया है, तो हर दफ़ा सिंध के लोग हमें पहले से ज़्यादा वोट देते हैं। और ये तो दुबक के रह गए हैं, 2-4 लोग हैं मेरे ख्याल से इनके पूरे सिंध असम्बली के अंदर, और ये दावे और बातें ऐसे करते हैं। बस इनके पास इल्ज़ाम तराशी, बदतहज़ीबी, झूठ, इनके ढटाई के साथ बोलना इन पे ख़त्म है। यही इनके लीडर ने इन्हें सिखाया है कि इतनी बुलंद आवाज में झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। देखिए ना, ये सबका जिक्र करते हैं सारों की। मेरी अब बात सुन लें जी, ये सारों की, हम ग्रीन एनर्जी के हक में हैं,
आज हमारे सेनेटर्स ने ये इशू सेनेट के अंदर उठाया है, नेशनल असेंबली में भी हम ये इशू उठा रहे हैं, और हम बिल्कुल भी इसके ऊपर सोलर के ऊपर कोई टैक्स लगने के ना तो हक में है, और हम इसकी मुजाहिमत करेंगे। पहली बात तो सर 300 यूनिट देंगे या नहीं, ये सवाल, और कब देंगे? मैंने कहा पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में इंशाल्लाह है ना, सिंध में तो हुकूमत है, तो कैसे देंगे, कब देंगे, खासतौर पे कराची? हाँ अच्छा, मेरी बात तो सुन लेना। मैंने आपको कहा कि ये हम पहले ये जो घर दिए हैं, जो दिए जा रहे हैं सैलाब मुतासरीन को, वहाँ पे भी फराम की जा रही है, और उसके बाद मईशत का थोड़ा सा बेहतरी होने दें। अगले बजट के अंदर ये मंसूबा शुरू होगा पूरे सिंध में। कराची भी सिंध का हिस्सा है, वहाँ भी जो मफलूकुल हाल लोग हैं उन्हें बिल्कुल पहले भी दिया जा रहा है, और आइंदा भी इस मंसूबे पे अमल अच्छा, होगा। जो के इसी को कुछ लगाम डाल दे, कुछ कराची वालों पे रहम खा ले, वो हम नहीं लगाम डाल सकते, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, वही करेगी। सूबाई हुकूमत का उस पर कोई इख्तियार नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने देखिए जी, इन्होंने बड़ी बातें की। मैं कोई बातों का सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये कौन कौन से नाम लेते हैं, अयान अली और फलाना। अयान अली का कोई ताल्लुक आज तक ना तो साबित हो सका, उसे भी जेल में रखा। वो बोल सकती थी, एक मॉडल थी ना, वो कोई सियासी लीडर तो नहीं थी, तो उसे रखा इन लोगों ने जेल में, वो बोल लेती। हाँ, इन्हें अयान अली याद है झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक दादी नानी लाहौर डिफेंस से भागी है, उसके खामन ने मुकदमा किया हुआ है, उसकी जवान औलाद है, उसे ये जस्टिफाई करते हैं। इन्हें तो ये तो इतने बेहया और बेशरम है। अब मुझे बात पूरी करने देंगी कि ये दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी झूठी करते हैं और अपने गुनाहों के ऊपर ऐसा पर्दा डालते हैं। इतने बेशरम है ये। इन्हें गोगी पिंकी नेक्सस नजर नहीं आता? वो गोगी भागी हुई है अरबों रुपया लेके, वो नजर नहीं आता? ये अलीमा खान का नाम निकला था दोनों स्कैंडल्स के अंदर, वो इन्हें नजर नहीं आता? ना उस पर ये बात करते हैं, गिरेबान में झांकते नहीं है, सिवाय इन्हें दूसरों की पगड़ियां उछालने के। इनके पास कोई काम नहीं है, जुबानों को लगाम नहीं देते ये। ठीक है। अच्छा राणा साहब, ये जो सोलर पर टैक्स लगाने का एक मामला सामने आ रहा था, क्या ये फाइनल हो गया? मैं समझता हूँ ये अंडर डिस्कशन था, सोलर से लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, मजीद कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस करेंगे इन फ्यूचर, तो बिजनेस पर तो टैक्स होता है और वो हर बिजनेसमैन को गवर्नमेंट को देना चाहिए। अभी तो बात हो रही है, बाकी साहब के मशवरे से ये होगा, जब होगा तो इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ की थर्ड टाइम गवर्नमेंट आती है तो उस वक्त भी 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी 2013 में, लेकिन हमने काम किया। हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। सूबाई गवर्नमेंट ने 5,000 मेगावाट बिजली पैदा की। ये शेखपुरा बिक्की पावर स्टेशन 1230 मेगावाट, कसूर हेड बल्लो की, जांग हवेलियां बहादुर शाह, और उसी तरह साहिवाल में। तो ये उस वक्त भी 360 डैम बनाने थे इन्होंने, ये बानिए पीटीआई और फलां ने, और इतने झूठे हैं, इंटरनेशनल झूठे हैं, कुछ नहीं करते और बेड़ा गर्क कर दिया खैबर पख्तूनख्वा का। वहां मुझे बताएं कि जो शहद वाले मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि मैं तमाम महकमों पर कब्जा कर लूंगा, और देखें जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको बिल देना चाहिए, चाहे वो राणा अरशद हो या कोई और हो। अगर राणा अरशद बिल नहीं देता तो उसकी सजा बैरिस्टर साहब को तो नहीं मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या है बिलिंग की परसेंटेज, वो तकरीबन 58% और 55 के करीब है। तो मैं समझता हूं उनको बिल देना चाहिए। जब वो फेडरल गवर्नमेंट से एनएफटी के तहत डिमांड करते हैं अरबों रुपए, तो फिर वो कौम को हिसाब भी दें। और मैं समझता हूं आज पंजाब हो या पाकिस्तान हो, जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है वो सिर्फ पीटीआई वाले लोग करते हैं, जाए भी करते हैं। ये जमान पार्क हो या ये बड़ी गाला पीएम हाउस हेलीकॉप्टर पे आते थे और जस्टिफाई करते थे कि ये 55 ठीक है। अच्छा राणा साहब, एक सवाल का और जवाब दीजिए। पाकिस्तानी गरीब आवाम का इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। सर आवाम तो वहीं के वहीं बेचारे, कोई भी हुकूमत आए जाए आवाम वहीं के वहीं है। कराची मुआशी हब है, यहाँ पर जो के इलेक्ट्रिक है विफाक के अंडर आती है, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, कुछ संजीदा है। हम बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको भी कंट्रोल करेंगे। अल्टीमेटली ये तमाम चीजें मिलकर हल होती हैं। सूबाई गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है, फेडरल को अपना रोल प्ले करना है, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा वाले अपना रोल प्ले नहीं करते तो ये अवाम के साथ भी जुल्म है। जैसे उन्होंने 50 लाख घर देने थे तो इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में गिरा दिए। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी
तो 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार सही, कर ठीक दिया। है सर, ये यही बातें मैं तो समझता तमाम हूँ। सियासी जमातें ही करती हैं। खैर वकास साहब, आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, आपका इस पर तज्जिया क्या है? देखिए शमाइला, मैं ये समझता हूँ कि हर एक सियासी कारकुन या सियासी लीडर, शायद हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वतीरा या तुरा इम्तियाज़ है कि हम अपनी परफॉर्मेंस बताने की बजाय माजियों की गलतियों की कोताहियों का या वो नकायस का ज़िक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन शायद जो मौजूदा हुकूमत आई है, इससे पहले पीटीए की हुकूमत थी, वो भी पीछे गुजरे वाली तमाम हुकूमत पे अपना मलबा डालती थी या नज़ला गिराती हुई नज़र आती थी। अभी चूँकि नून लीग की हुकूमत है, तो अगर बिजली के बिलों की बात की जाएगी, इनके नर्ख़ को बढ़ाने की बात की जाएगी, महँगाई को कम करने की बात की जाएगी, ये तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी इनके कंधों पे ही डाली जाएगी। क्योंकि अगर इनको मैंडेट मिला है और ये प्राइम मिनिस्टरशिप को एन्जॉय करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल भी ये है। ठीक है। चाहे वो ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की बात हो, सोलर की जो प्लेटों की कीमतों में या उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात हो, तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी इनके कंधों पे ही लाई करेगी और अल्टीमेटली इनको कोप अप करना पड़ेगा तमाम मसाइल के, चाहे कि इलेक्ट्रिक की जो इस वक़्त प्रॉब्लम्स हैं या जो पंजाब के अंदर वापडा के मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ों को एड्रेस ठीक इन्होंने ही करना है, बजाए इसके कि हम जो है एक-दूसरे की गलतियों को, कोताहियों को एंटी टेप लेके मापे। जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना काम करे, ठीक क्योंकि है। ये मैंडेट को एन्जॉय करे और हम यही एंटिसिपेट करते हैं कि आइंदा सही। आने वाला बजट जो है, इसमें बिजली की कीमतें बढ़ाने की बजाय इसमें एक हमें दर्द नज़र आए, पेट्रोल की कीमतें भी जी उसके वकास अंदर साहब, भी एक कमी नज़र आ रही, ठीक जो है। इन्फ्लेशन है उसके अंदर भी कमी है, ताकि अवाम जो है वो मैं बेहतर उनका लाइफ़स्टाइल हो। बिल्कुल तो ठीक है। मैं आप तमाम मेहमानों हम का बहुत कोशिश कर शुक्रिया रहे हैं अदा करना। महंगाई को मुझे जवाब कंट्रोल का करेंगे, तरीका पर देते इस आप। मौके पर 2 मिनट। मैं अच्छा, समझता हूँ हमारी सरहदों की जो पोजीशन है, वहाँ पर हमारे बहादुर बेटे शहीद हो रहे हैं फ़ौज ठीक है, पाकिस्तान के, उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। हम अदारों पर अटैक ना करें। ये ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा वाले हर अदारे पर अटैक करते हैं, यहाँ से खाते, यहाँ से सही है। पीते और यहाँ ठीक से है, आखिरी बैरूनी एजेंडा जो मैं इंडिया का एजेंडा वो यहाँ बैठकर पूरा ठीक करते है। हैं। सर, और आप मैं भी अपना समझता मैं कमेंट मैं मुख्तसर मैं सिर्फ रखिएगा। चंद 1 मिनट में ये जो कंक्लूड तेल करूंगा। का एजेंडा हाँ, इनसे पूछे मेरे भाइयों से और कि ये जब बेड़ा हमारी गर्क हुकूमत थी नून तो नमाज, ये उस वक्त झूठे, 15 रुपए ये यूनिट था। ये अभी इनके दौर में छपरी से 55 रुपए दिखाई यूनिट देते है, हैं सिर्फ 2 साल और के नारे अंदर। लगाते हैं 150 रुपए कि पे उसको पेट्रोल छोड़ छोड़ दो, के उसको गए थे पकड़ लो। 300 रुपए एक पे, साथ तो होना आटा चाहिए 50 पे सबका छोड़ गए थे और साथ ही 150 बोर्ड रुपए होना का है। चाहिए। ठीक एक है। ये सिर्फ हर एक चीज ही की होते हैं, कीमत इन्होंने छोड़ भी नहीं जाते हैं। 2000 दोनों गुना हाथों में कीमतें पकड़ है, बढ़ाई हुई हैं। वो किसी पीडीएम मुगलों 1 नाकाम हो या गई, मैं पीडीएम 2 भी हुकूमत नाकाम हो का जाएगी। ठीक है। डॉक्टर आसिम इनका कौन है, पूछे जरा इनसे। तो अभी बच्चे जमीन सड़कों पे बैठे हुए थे नर्सिंग के, उनका ही नहीं पूछ सकते। जो किर्गिस्तान में हमारे बच्चे ठीक है, फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए नहीं इनके पास। ठीक खैबर है, पख्तूनख्वा ने 1600 बच्चे अब तक यहाँ ठीक है, से लेकर आ चुके हैं। ठीक है। वो प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी और बात वही है कि जिम्मेदार कोई भी हो इन हालात का, लेकिन जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं वो बेचारे अवाम हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।